मेरे ख्याल है कोई भी राइटर जब लिखना शुरू करता है तो उसको नहीं मालूम होता कि मैं एक राइटर बनने के लिए लिख रहा हूँ। ये तन्हाई एक बहुत गहरा हम सब का एक तजुर्बा होता है, लेकिन उम्र के मुख्तलिफ़ मराहिल में ये तन्हाई का तजुर्बा अलग अलग होता है। मतलब जैसे हज़रत अली के बारे में, अली शरीयती की किताब है अली और तन्हाई, वो एक मुख्तलिफ़ तरह की और तन्हाई है। उस वक्त तो मुझे यूँ लगता था कि जैसे कोई जंगल है और उसमें मैं अकेला हूँ और रास्ता भटक गया हूँ। तो जब आप कोई बात किसी को बयान नहीं कर सकते, लेकिन आपके अंदर वो बात एक इतनी शिद्दत के साथ ज़ाहिर हो रही है जो बयान अपना चाहती है, तो उसमें कोई ना कोई रास्ता इख्तियार करना था। तो वो मैंने फिर डायरी लिखना शुरू की। राइटर बनना काफ़ी मुश्किल काम है, इसके लिए बहुत कुछ आपको छोड़ना पड़ता है, बहुत कुछ इख्तियार करना पड़ता है। ये काफ़ी गलत फहमी है कि जो लिखना है इसका ताल्लुक़ इल्हाम के साथ है। एक आम आदमी एक ज़िंदगी बसर करता है, लेकिन एक अदीब इसी एक ज़िंदगी में कई ज़िंदगियां बसर करता है। लोग सीखने से भागते हैं। लोग एक जो जबिल्ली ज़िंदगी है, जबिल्लत आप सीखते नहीं हैं। यानी लोगों के बहुत से मसाइल और मुश्किलात का जो इलाज है बज़रिया किताब, यानी इलाज बिल किताब। वो पर्सनल ट्रामा है, कलेक्टिव ट्रामा है, ख़ानदान का ट्रामा है। तो उससे ओहदा बरा होने के लिए वो किताबों को तजवीज़ करते। वो कहते अपनी मर्ज़ी की किताबें पढ़ें। अगर किसी मुआशरे में किताबें नहीं पढ़ी जाती, किताबें छपती ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा लोग पढ़ते नहीं हैं, तो वो मुआशरा मुर्दा मुआशरा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज की 7वीं बैठक में इदारा फ़िक्र जदीद की तरफ से आप तमाम अहबाब को दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। आज की ये हमारी अदबी बैठक इस सिलसिले की 7वीं अदबी बैठक है, जिसमें इससे पहले भी हम कई शोरा और अदीबों के साथ उनके तख्लीकी सफ़र पर बातचीत कर चुके हैं। उनकी कहानियों, उनके नावल्स या उनकी शायरी में मौजूद ख़यालात, तसव्वुरात पर बातचीत कर चुके हैं। आज हमारे साथ डॉक्टर नासिर अब्बास नैयर साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया कि सर आप हमारे पास वक्त निकाल के तशरीफ़ लाए। मैं आगे बढ़ने से पहले ज़रूरी समझता हूँ कि कुछ दोस्त जिन्होंने पहली दफ़ा आज की 7वीं बैठक का वो हिस्सा बने हैं, उन्हें इस इदारे के बारे में और इदारा फ़िक्र जदीद अदबी फ़ोरम के बारे में मुख्तसरन बताना चलूँ। इदारा फ़िक्र जदीद, जिसे तकरीबन एक दहाई से ज़्यादा वक्त हो चुका है इस मुआशरे में सरगर्म अमल है, बुनियादी तौर पर इदारा फ़िक्र जदीद मज़हबी नौइयत के प्रोग्राम्स को लेकर चलता है, लेकिन साथ ही साथ हमारी कोशिश रहती है कि इंसान का मुआशरे में दीन या समाज को लेकर जो तवाज़ुन है उसको बरकरार रखा जाए। हमारी कोशिश है कि जहाँ एक तरफ अगर हम लोगों की उनकी मज़हबी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए उनके लिए तरबियती वर्कशॉप्स के इनेकाद करते हैं या ऐसे डिफरेंट कोर्सेज़ के इनेकाद करते हैं जो उन्हें मज़हबी तौर पर एक अच्छा इंसान बनाए, तो साथ ही साथ हम कोशिश ये भी करते हैं कि एक इंसान का समाज के साथ जो रिश्ता है उसको भी बेहतर बनाया जा सके, इंसान अपने मुआशरे रवैये को समझ सके। तो इसी एक नज़रिए को अपने पेश नज़र रखते हुए इदारा फ़िक्र जदीद अदबी फ़ोरम का क़याम अमल में लाया गया, जिसमें हम हर महीने में किसी एक शायर या अदीब के साथ एक अदबी बैठक का इनेकाद अमल में लाते हैं और हम कोशिश करते हैं कि उस शायर या अदीब की जो राइटिंग्स हैं उनको मौज़ूए बहस बना सकें। मैं आगे बढ़ने से पहले ज़रूरी समझता हूँ जो हमारे आज के मेहमान हैं उनका तारुफ़ आपके सामने रखूँ। डॉक्टर नासिर अब्बास नैयर साहब मारूफ़ निकात हैं, अफ़साना निगार हैं। आप ओरिएंटल कॉलेज के उस्ताद रह चुके हैं, उर्दू साइंस बोर्ड के डायरेक्टर भी हैं। आपकी पीएचडी का मौजू है उर्दू तनकीद पर मगरबी तनकीद के असरात, और आपकी दर्जन से ज़ायद किताबें हैं जिनमें अफ़साने भी शामिल हैं, जिनमें तनकीद की कई किताबें भी शामिल हैं। सर बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवी का। हम बात को आगे बढ़ाते हैं और पहला सवाल मैं जिससे हर मुसन्निफ़ के साथ, हर शायर के साथ जहाँ बात का आगाज़ करता हूँ, मैं चाहूँगा कि आप भी हमें बताएं कि आपके तख्लीकी सफ़र का आगाज़ कैसे हुआ, कब ये एहसास हुआ कि अब ये नासिर अब्बास नैयर ऐसे अफ़साने या कहानियाँ लिखेगा कि जो लोग पढ़ेंगे उनको नए ख़यालात मिलेंगे। क्या ये कोई इल्हाम की कोई सूरत होती है कि जहाँ आपको एहसास होता है कि अब मैं एक राइटर बन चुका हूँ, मेरे में इतनी अहलियत आ चुकी है, या एक तालीमी सफ़र होता है कि आप इतना पढ़ते हैं, कोई ऐसी डिग्री लेते हैं? एक नौजवान को कैसे पता चलेगा कि वो कब इस दर्जे तक आ सकता है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेहद शुक्रिया इदारा फ़िक्र जदीद का, साहबज़ादा अमानत रसूल साहब का, बतौर ख़ास आमिर आपका और बाकी तमाम ख़वातीन व हज़रात और अज़ीज़ तलबा जो यहाँ आज तशरीफ़ लाए हैं। पहले तो मैं इस बात की तहसीन करना बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि आप लोगों ने ये इदारा जो कायम किया है और उस इदारे के जो मकासद हैं उनमें एक वसअत पैदा की है कि एक इदारा जो बुनियादी तौर पर जो मज़हबी रहनुमाई का एक फ़रीज़ा अदा करने के लिए है, तो उसने जो बाकी शोबे हैं, जो इल्मी शोबे हैं, तख्लीकी शोबे हैं, उनको भी शामिल किया है। एक पाकिस्तानी शहरी के तौर पर, एक उस्ताद के तौर पर, एक अदीब के तौर पर मेरा एक तवील अरसे से एक मुशाहदा है कि हमारे समाज का एक बहुत से मसाइल हैं, एक मसला नहीं है। बाज़ लोग अपने समाज का मुताला एक मसले के तौर पर करते हैं और वहीं से एक जबर पैदा होता है कि वो समझते हैं कि बस ये मसला ठीक हो जाए तो पूरा समाज ठीक हो जाए। ऐसा नहीं होता। एक समाज में कई मसाइल बैक वक्त मौजूद हो तो सबको एड्रेस करना। तो उनमें एक मसला जो है वो है तकसीम, और हर तरह की तकसीम, ग्रोही तकसीम, फ़िक्री तकसीम, नज़रियाती तकसीम, मसले की तकसीम, नेशन के आइडियाज़ की तकसीम, लिसानी तकसीम, इसको फिर कवारियत का नाम दे दें कोई और। तो उस तकसीम को जो चीज़ बढ़ाती है वो ये है कि जो मुख्तलिफ़ समाज के तबक़ात हैं, उन तबक़ात के दरमियान जो फ़ासला है वो मुसलसल बढ़ता जा रहा है। हमारे नौजवान जो सरकारी यूनिवर्सिटियों से पढ़ते हैं, आला प्राइवेट इदारों से पढ़ते हैं, उन्हें बिल्कुल मालूम नहीं होता कि उसी समाज में जो मदारिस से पढ़ने वाले तालिब इल्म हैं वो भी मौजूद हैं। मदारिस से पढ़ने वाले तालिब इल्मों को ये नहीं मौजूद कि जो दूसरे इदारों से तालिब इल्म पढ़ रहे हैं वो क्या सोचते हैं। तो उनके दरमियान एक तरह की नज़रियाती आहनी दीवार मौजूद होती है और उनके दरमियान कोई मुकालमा, कोई बातचीत नहीं होती और वो खलीज बढ़ती जाती है। वो एक ही शहर में, एक ही गली, एक ही मुल्क में रहते हुए ज़हनी तौर पर उनका जो ज़हनी लैंडस्केप होता है वो बिल्कुल लगता है किसी और सियारे की मखलूक है, उनमें कोई बातचीत नहीं होती। तो मेरे ख़्याल है उस पस मंज़र में इस इदारे और इस जैसे बहुत से इदारों की ज़रूरत है जो इसका एहतमाम करें कि मुख्तलिफ़ जो ख़यालात और नज़रियात, और ज़ाहिर नज़रियात के लोग हामिल बनते हैं अपने तालीमी बैकग्राउंड से या कल्चरल बैकग्राउंड से, तो उनके दरमियान ये एक मुसलसल मुकालमे का अमल शुरू किया जाए और एक दूसरे को समझा जाए। तो ये तो एक मैं इस बात की पहले बहुत एक ज़िक्र करना चाहता हूँ और ये बहुत एक समाजी और एक सकाफ़ती खिदमत है जो आप लोग कर रहे हैं। आपने जो मुझसे सवाल बाकी पूछा है वो कि मुझे कब एहसास हुआ, और अदीब अपने हिसाब से उसका जवाब देता है। मेरे ख़्याल है कोई भी राइटर जब लिखना शुरू करता है तो उसको नहीं मालूम होता कि मैं एक राइटर बनने के लिए लिख रहा हूँ। ये बहुत बाद में पता चलता है कि वो राइटर बनने का एक सफ़र था जो उसने तय किया। मैं जब पीछे देखता हूँ तो मैं FSC का तालिब इल्म था, साइंस का तालिब इल्म था, गवर्नमेंट कॉलेज झंग में मैं पढ़ता था और बड़ा पुराना ज़माना है वो, 1980 और 81 का ज़माना था। तो उस ज़माने में मुझे कुछ तजर्बात हुए जो बिल्कुल निजी नौइयत के तजर्बात थे। तो उन तजर्बात के नतीजे में मैंने पहली दफ़ा एक तन्हाई का सामना किया। ये तन्हाई एक बहुत गहरा हम सब का एक तजुर्बा होता है, लेकिन उम्र के मुख्तलिफ़ मराहिल में ये तन्हाई का तजुर्बा अलग अलग होता है। बड़ी उम्र की तन्हाई और है, नौजवान की एक तन्हाई और है, जो मिडल एज का आदमी है उसकी तन्हाई और है। बाज़ औक़ात मतलब जैसे हज़रत अली के बारे में अली शरीयती की किताब है अली और तन्हाई, वो एक मुख्तलिफ़ तरह की और तन्हाई है। या मग़रिब का जो वजूदी फ़लसफ़ा है उसमें एक तन्हाई का बिल्कुल और तस्वुर है। और हमारे जैसे जो पोस्ट कॉलोनियल मुआशरे हैं कि वो आदमियों को तन्हा कर देते हैं नज़रियाती तौर पर। एक आदमी एक तस्वुर दुनिया में यकीन रखता है लेकिन उसका इजहार नहीं कर सकता, समाज उसकी इजाज़त नहीं देता,
वो तन्हा हो जाता है। तो मेरी इन सब तन्हाइयों से, वो उस ज़माने की जो तन्हाई थी, मतलब वो बिल्कुल उससे एक मुख्तलिफ़ तरह की थी। तो उस तन्हाई में मैं ज़ाहिर उसको पूरी तरह समझ भी नहीं पा रहा था। अब जिस तरह मैं तन्हाई को बयान कर सकता हूँ, तन्हाई के 50 तजर्बों को बयान कर सकता हूँ, उनके बारे में जो किताबें लिखी गई उनका ज़िक्र कर सकता हूँ, उस वक्त तो ये सब कुछ मुमकिन नहीं था। उस वक्त तो मुझे यूँ लगता था कि जैसे कोई जंगल है और उसमें मैं अकेला हूँ और रास्ता भटक गया हूँ। तो उस दौरान मुझे अचानक लगा कि मैंने मतलब डायरी लिखना शुरू की। तो लिखने का आगाज़, मतलब मैं, क्योंकि वो तजर्बात ऐसे थे मैं किससे बयान नहीं कर सकता था, दोस्तों से वो बयान नहीं किए जा सकते थे, घर वालों से बयान नहीं किए। और हमारा जो ज़माना था, ये नए बच्चे बैठे हैं, उस ज़माने में बच्चों को अपने इस तरह के मसाइल का इजहार अपने वालिदैन से करने की कोई इजाज़त नहीं थी। और वालिद ख़ास तौर पर, वो तो अपने बच्चों को अपने करीब नहीं करते थे, बहुत एक दरमियान में फ़ासला रखते थे। मैं अपने बच्चों से फ़ासला नहीं रखता, लेकिन वो फ़ासला रखते थे, मैं किसी को बयान नहीं कर। तो जब आप कोई बात किसी को बयान नहीं कर सकते, लेकिन आपके अंदर वो बात एक इतनी शिद्दत के साथ ज़ाहिर हो रही है जो बयान अपना चाहती है, तो उसमें कोई ना कोई रास्ता इख्तियार करना था। तो वो मैंने फिर डायरी लिखना शुरू की। तो उस डायरी से जो मैं मुसलसल लिखता गया, दिन भर मैं जो कुछ महसूस करता था, एक जिस तकलीफ़ उससे गुज़रता था, तो उसको लिखना शुरू किया। तो रफ्ता रफ्ता वही जो डायरी नवीसी थी, मतलब दैट वाज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू, मतलब एक एज ए राइटर उसने मुझे ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो आगाज़ मैंने कहानियों से लिखना शुरू में कहानियाँ लिखी, और उस ज़माने के बहुत से डाइजेस्ट थे जिनमें वो मेरी कहानियाँ छपती थी। लेकिन बाद में जब मैं एम ए उर्दू में पहुँचा, तो मेरे एक उस्ताद थे, उन्होंने कहा जी आप कहानियाँ क्यों लिखते हैं। उन्होंने मेरी कहानी पढ़ी, तो उन्होंने कहा जी आपको कहानियाँ नहीं लिखनी चाहिए, कहानी कोई अच्छी चीज़ नहीं है, आपको सीरियस राइटिंग करनी चाहिए। तो उस ज़माने मैंने एम ए का थीसिस लिखा था, वज़ीर आगा बतौर नसर निगार, वो मेरा पहला एक था। तो वो फिर मैंने उसके बाद तनकीद लिखना शुरू की। फिर तनकीद मैंने बहुत लिखी, बहुत से मौज़ूआत पे लिखा, वो एक अलग ज़ाहिर एक मौजू है। लेकिन फिर मैं जब अफ़साना लिखना शुरू में किया, बाद में छोड़ दिया, तनकीद लिखता चला गया, बहुत किताबें लिखी। फिर 2016 में, फिर मैंने 2015 में मैंने दोबारा कहानियाँ लिखनी शुरू की। ये जो आपके सामने किताबें हैं, ये इनका आगाज़ आप समझिए कि ये 2016 में हुआ दोबारा। तो उसकी शायद वजह ये थी कि मेरा ताल्लुक़ क्योंकि जंग के एक छोटे से गांव से था, फिर मैं ये लाहौर आ गया पंजाब यूनिवर्सिटी में। तो एक तरह की ये भी हिजरत थी, यानी एक छोटे शहर से उस जगह से यहाँ आना, और आपको लगता है कि जैसे आप अपनी जड़ों से कट गए हैं। मतलब हिजरत के तजर्बे के लिए लाजमी नहीं है कि आप किसी दूसरे मुल्क जाएं, तो एक बिल्कुल मुख्तलिफ़ जगह से दूसरी जगह पे जाना भी एक तरह का एक हिजरत का एक तजर्बा, उसका इम्पैक्ट जो होता है। तो वो एक तरह के आप समझिए कि घर वापसी का जो सफ़र था वो। और शुरू की जो मेरी पहली किताब थी, उसका नाम भी खाक की महक था, कि अपनी मट्टी को जिसको मैंने छोड़ा है उसकी महक। तो उसके बाद फिर मैंने अफ़साने लिखे दोबारा, और फिर 5 किताबें जो, जिनमें से 2 किताबें आपके पास हैं। सही। अच्छा, मैं यहाँ चाहूँगा एक और चीज़ को अगर आप थोड़ा सा वाज़े करें कि हम बात करते हैं, जैसे आपने बात की कि तन्हाई थी, और तन्हाई में जब कोई बात करने के लिए नहीं था, तो आपने डायरी राइटिंग को एक सोर्स बनाया कि आप अपनी बात किसी तरह अपने अंदर से निकालें। तो हमारी आज की जो यूथ है, इसको एक तो ये लगता है कि शायद, जिस तरह मैंने जानना चाहा कि आपका सफ़र कैसे शुरू हुआ, उनको ये लगता है कि शायद 1-2 दिन का सफ़र और बड़ी जल्दी हो जाता है। उनको चीज़ें बड़ी, वो सोशल मीडिया देखते हुए वो जिस तरह चीज़ें आइडियलाइज़ कर रहे होते हैं, तो बड़ा डिफरेंट तरीके से समझ रहे होते हैं। दूसरा, राइटिंग से ये बड़ा दूर होते हैं। ये राइटिंग करना इनके लिए एक समझ लें कि बड़ी अजियत वाला अमल होता है। आप क्या यूथ को एक पैगाम देंगे या बताएंगे कि राइटिंग कैसे एक बेस्ट सोर्स बन सकता है उनकी एग्जाइटी में, उनके डिप्रेशन में, कैसे उनको उससे बाहर लेके आ सकता है? बहुत अच्छा। देखिए, जितने भी दुनिया में राइटर बने हैं, उनके पीछे बहुत रियाजत मौजूद है। अगर कोई आदमी ये समझता है कि एक अदीब बनना, एक शायर बनना, एक नक़ाद बनना, या किसी भी दूसरे शोबे में एक मुसन्निफ़ बनना कोई एक छोटा सा काम है, बहुत इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, इसके पीछे कोई ज़्यादा तवील और पेचीदा एक प्रोसेस नहीं मौजूद होता, तो बिल्कुल गलत फहमी है। राइटर बनना काफ़ी मुश्किल काम है। इसके लिए बहुत कुछ आपको छोड़ना पड़ता है, बहुत कुछ इख्तियार करना पड़ता है, और इसमें बहुत
मुतालिया, गौर व फ़िक्र और काफ़ी एक रियाज़त दरकार है। लेकिन ये रियाज़त और ये मुतालिया रायगा नहीं जाता, यानी एक ऐसी ये मेहनत, ये एक ऐसी नहीं है। आपने शुरू में कहा कि राइटिंग का इल्हाम का, ये काफ़ी गलत फहमी है कि जो लिखना है इसका ताल्लुक़ इल्हाम के साथ है। इसमें एक बड़ी मशहूर एक अंग्रेज़ी की कोटेशन है जो कहते हैं कि जो लिखने में है, जो तख्लीकी अदब है, उसमें 1% इंस्पिरेशन है और 99% जो है वो पर्स्पिरेशन है। यानी इसमें जो इल्हाम का हिस्सा है, जो इंस्पिरेशन है, जो लाशऊर का हिस्सा है, जो विजदान का हिस्सा है, जो जिस पे आपका इख्तियार नहीं है, आप इसकी कोई भी ताबीर कर लीजिए, उसका हिस्सा 1% है। बाकी 99% आपकी मेहनत और रियाज़त है, उसके बगैर आप नहीं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि वो 1% भी बहुत अहम है, उस 1% का होना भी बहुत अहम है, उसको पहचानना चाहिए। तो वो मेहनत और रियाज़त तो है, लेकिन वो रायगा नहीं जाती। यानी मैं समझता हूँ कि दुनिया में एक अदीब के तौर पर ज़िंदगी बसर करना, एक आम आदमी एक ज़िंदगी बसर करता है, लेकिन एक अदीब इसी एक ज़िंदगी में कई ज़िंदगियाँ बसर करता है। आप एक कहानी लिखते हैं, एक नावल लिखते हैं, तो एक पूरी किसी नए ज़माने में, एक पूरे अहद में बिल्कुल एक नहीं कई ज़िंदगियाँ साथ बसर कर रहे होते हैं। तो लिहाजा इसका एक बहुत बड़ा समर भी है, और फिर आप दूसरे लोगों को भी ये मौका देते हैं कि वो आपने जो एक नई दुनिया पैदा की है, उस दुनिया में उन लोगों को बसने का मौका दें, उस दुनिया का तजर्बा करने का मौका दें। एक तो ये कि इसमें इल्हाम एक ज़रूर है, लेकिन उस इल्हाम को ये कहना कि अब अच्छा, ये इस पे बहुत एक बहस हो सकती है कि ये जो 1% इल्हाम है, या 1% इंट्यूशन या विजदान है, या नफ्सियात की ज़ुबान में आप कहें कि एक हिस्सा इसका लाशऊरी है, तो ये कहाँ से आता है? मेरे ख़्याल इस पे इंसान का इख्तियार नहीं है। कोई अगर आदमी कहे कि मैं फ़ैसला करे कि मैं राइटर बनना चाहता हूँ, और हो सकता है वो बन भी जाए, लेकिन जब तक एक, मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक फ़ितरत की तरफ से एक ऐसी ये सलाहियत है जो आदमी को मिलती है। लेकिन आदमी का काम ये कि वो ये पहचाने, यानी आदमी फ़ितरत से शिकवा करने से पहले कि मुझे मिली है या नहीं मिली सलाहियत, पहले उसको मतलब ये जांचना चाहिए कि हो सकता है उसके अंदर ये सलाहियत हो, इसको पहचानना चाहिए। तो अगर आपके अंदर एक तख्लीक करने की सलाहियत है तो उसको पहचानना चाहिए, और फिर उसके लिए बहुत एक मेहनत करनी चाहिए। एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि ये पता कैसे चलता, आपने जो लिखने का अमल कहा कि हमारी जो नौजवान है ये लिखने से बहुत भागते हैं। देखें, तमाम काम जिनका ताल्लुक़ इक्तसाब के साथ होता है उससे लोग भागते हैं। यानी जिसको सीखना हो, लोग सीखने से भागते हैं। लोग एक जो जबिल्ली ज़िंदगी है, जबिल्लत आप सीखते नहीं हैं, एक जबिल्ली तौर पर हम सारे प्रोग्राम्ड होके आते हैं। हमें खाना, बच्चा जब पैदा होता है उसको पीने के लिए, माँ का दूध पीने के लिए मतलब कोई सीखना नहीं पड़ता, वो तो, और इसी तरह बहुत सी और जबिल्लतें लेके आता है। तो जिसमें भी इक्तसाब का उनसर है वो ज़रा मुश्किल काम है, लेकिन उसका हासिल बहुत ज़्यादा है। तो लिखना सीखना पड़ता है, तो लोग इसलिए भागते हैं कि लिखना सीखना पड़ता है। अच्छा कैसे लिखना है, तो उसके लिए आपको जो बड़े बड़े दुनिया के मुसन्निफ़ीन हैं उनको पढ़ना पड़ता है, और अच्छे और बुरे लिखने में फ़र्क करना पड़ता है। लेकिन एक चीज़ मैं जिसका ज़रूर ज़िक्र करना चाहता हूँ इसी लिखने के सिलसिले में, कि लिखने का जो असर है ये बहुत गहरा और बहुत पायदार असर है। जिस तरह अब एक तरह तरह के इलाज ज़माने में मुतारिफ़ होते रहते हैं, एक नया इलाज मुतारिफ़ करवाया गया है जिसको बिब्लियोथेरापी कहते हैं। यानी लोगों के बहुत से मसाइल और मुश्किलात का जो इलाज है बज़रिया किताब, यानी इलाज बिल किताब, कि जो लोग बहुत से मसाइल, जो जज्बाती मसाइल हैं, नफ्सियाती मसाइल हैं, रूहानी क्राइसिस के मसाइल हैं, कोई आदमी ट्रॉमा से गुज़रा है, उससे नहीं निकल पा रहा किसी तरह का भी, वो पर्सनल ट्रॉमा है, कलेक्टिव ट्रॉमा है, ख़ानदान का ट्रॉमा है, तो उससे ओहदा बरा होने के लिए वो किताबों को तजवीज़ करते। वो कहते अपनी मर्ज़ी की किताबें पढ़ें, वो लोगों को आज़ाद छोड़ दें, लाइब्रेरी में जाएं, अच्छी किताब आपको मुतवज्जे कर, आप किताब पढ़ें। किताब को पढ़ना एक इलाज है। तो अगर किताब को पढ़ना एक इलाज है तो किताब लिखना उससे बड़ा इलाज है, इसलिए लिखना बहुत ज़रूरी है। लिखना इसलिए भी ज़रूरी है कि जो आदमी यानी बोलना बहुत फितरी है, आपने देखा होगा इर्द गिर्द लोग बोलते बहुत हैं,
बोलना आसान है क्योंकि बोलना एक तरह के प्रोग्राम्ड है, हम मतलब नेचर की तरफ से हम बोलना, बच्चा ज़रूर बोलेगा अगर उसके कान सलामत हैं तो हर बच्चा ज़रूर बोलेगा जो ज़ुबान उसके इर्द गिर्द बोली जा रही है। बच्चे को ज़ुबान सीखने में कोई बच्चा ज़ुबान यानी सीखने का अमल जो होता है वो बच्चा ज़ुबान सीखता नहीं है। बच्चा ज़ुबान की अपने अंदर नोम चॉम्स्की जिसको कहता है कि एक यूनिवर्सल ग्रामर लेकर पैदा होता है बच्चा। तो यूनिवर्सल ग्रामर हर बच्चे के अंदर है, बच्चे ने बोलना ही बोलना है, सिवाय इसके कि अगर वो सुन नहीं रहा तो वो गूंगे वही होते हैं जो सुनते नहीं हैं। तो लेकिन जो लिखना है ना, ये जो कि वो सीखना पड़ता है तो इसलिए लोग बोलते थे लिखने। लेकिन लिखने का मतलब क्या है? लिखने का मतलब है कि अपनी किसी भी हालत को, अपनी या किसी दूसरे शख्स की हालत, किसी इल्म के किसी ख्याल को पूरी तरह एक परफेक्ट अंदाज में डिस्क्राइब करना। जब आप लिखते हैं तो आप अपनी किसी हालत को या दूसरे की किसी हालत को, ज़हनी हालत को, बाहर की किसी हालत को पूरी तरह बयान में ले आते हैं। जब बहुत सी चीज़ें जो बयान में जिनका आना ज़रूरी हो, आप उनको पूरी तरह एक ऐसा अंदाज में बयान में ले आते हैं तो उसका असर बयान करने वाले पर बहुत पड़ता है। उसका बहुत एक थेराप्यूटिक, एक जो तिब्बी और एक बहुत मुआलजाती एक उसका असर है। इसलिए भी उनको लिखना ज़रूर चाहिए और कुछ अपनी मर्ज़ी का लिखें, जिसको भी आप लिखना चाहते हैं जिस वो लिखना, तो वो ज़रूर एक लिखना चाहें। तो रफ्ता रफ्ता हो सकता है इस लिखने से आपके अंदर से एक पैदा हो कि आप एक राइटर बन सकते हैं। तो राइटर बनना मैं समझता हूँ कि एक बहुत एक कीमती और बहुत एक नेमत है। अगर नौजवानों के अंदर है तो उनको ज़रूर इस तरफ जाना चाहिए। सही, अच्छा, बहुत शुक्रिया। आगे बात को बढ़ाते हैं। हम ये जानते हैं कि किसी भी माशरे का जो अदब है वो उस माशरे की रिवायात, उसकी तहज़ीब की अक्कासी कर रहा होता है। आप बतौर एक लिखारी क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त जो अदब प्रोड्यूस हो रहा है, ख़ासतौर पर उर्दू ज़ुबान में, क्योंकि उर्दू ज़ुबान पूरे मुल्क की एक ज़ुबान है, इसमें प्रोड्यूस होने वाला जो अदब हमारे सामने आ रहा है वो किस हद तक हमारे माशरे की बेहतर अंदाज में अक्कासी कर रहा है? देखिए, ये जो सवाल आप कर रहे हैं कि अदब अपने समाज की अक्कासी करता है, ये एक जदीद ज़माने का सवाल है। जदीद ज़माने से पहले अदब से कोई तकाज़ा नहीं किया जाता था। जदीद ज़माने ने ना इंसानों पर बहुत बोझ लादे हैं, अदीबों पर भी बहुत बोझ लाद दिए हैं। आप पुराने ज़माने के अदीब देखिए, मतलब दुनिया की सबसे कदीम किताब जो कोई 5-5.5 हज़ार साल पहले लिखी गई थी, एपिक ऑफ गिलगामेश, गिलगामेश का रज़मिया, दुनिया की वो न सिर्फ कदीम किताब है, दुनिया की एक बड़ी किताब भी है। उससे लेकर उसके बाद होमर की किताबें, उसके बाद यहाँ हिंदुस्तान में जो बड़े बड़े कालिदास की किताबें, मौलाना रूम की किताबें, हाफिज़ गालिब के ज़माने तक राइटर से तकाज़ा नहीं किया जाता था कि आप भाई अपने अदब में ये करें वो करें। अदीब अपना इजहार करते थे, वो अपने इजहार के साथ मुखलिस और अपने इजहार के साथ वफ़ादार रहते थे। ये जदीद ज़माने ने जो जदीद रियासतें वजूद में आईं, जदीद मुआशरे वजूद में आए, तो उन्होंने ये बहुत से बोझ डाले कि आप ये काम भी करें वो भी करें। तो उनमें ये भी है कि अदीब का काम है अपने कल्चर को भी पेश करे। हालांकि अदब जब लिखा जाता है तो एक ज़ुबान में लिखा जाता है और उस ज़ुबान, कोई भी ज़ुबान कल्चर के बगैर नहीं होती। कोई भी, अब तो हम खैर जिन लोगों ने लिसानियात का मुताला किया वो अच्छी तरह जानते हैं कि जब मैं एक ज़ुबान बोल रहा हूँ तो मेरे इस बोलने में ही पूरा उर्दू ज़ुबान का कल्चर ज़ाहिर हो रहा है। उर्दू ज़ुबान जिस माशरे में पैदा हुई और उस माशरे का जो कल्चर था, उसकी जो सकाफ़ती, मैं अगर आपको आप कह के बुलाता हूँ तो इसका मतलब क्या है कि इस आप के ज़रिए उर्दू ज़ुबान जिस माशरे में पैदा हुई उसके जो अखलाकी अक़दार का निज़ाम था वो अपना इज़हार कर रहा है। तो ज़ुबान कल्चर का सबसे बड़ा मज़र होती है। तो कोई भी अदीब जब किसी ज़ुबान में लिखता है तो ख़ुद ब खुद उसमें कल्चर आ रहा होता है। अदीब से हमें जो पूछना चाहिए कि अदीब ज़ाहिर है जब वो ज़ुबान में लिख रहा है तो वो ज़ुबान ख़ुद ब खुद उस कल्चर को लिख रही है। अदीब से अगर हम कोई सवाल कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि आपने जो कल्चर, अदब जो ज़ुबान कल्चर था, आपने उस कल्चर को पेश किस तरह किया है। आपने क्या उस कल्चर की जो कोई ऐसी फ़र्क किया है। हर कल्चर में दो क़ुव्वतें होती हैं, एक यानी तवानाई की क़ुव्वतें होती हैं, माशरे को आगे ले जाने वाली क़ुव्वतें होती हैं, लेकिन कुछ क़ुव्वतें होती हैं जो इसके बरक्स होती हैं। फ़िज़िक्स साइंस की ज़ुबान में जो जिसको
एक लॉ ऑफ एंट्रोपी कहते हैं। लॉ ऑफ एंट्रोपी ये कि हर चीज़ जो पैदा होती है रफ्ता रफ्ता वो अपनी ताजगी को, अपनी तवानाई को खो देती है, चीज़ें मुरझाने लगती हैं। हर चीज़, आदमी से लेकर कायनात की तमाम चीज़ें, ये एक फितरत का एक लाजमी असूल है एंट्रोपी, कि चीज़ें मुरझाती हैं, अपनी ताजगी, अपनी तवानाई, अपनी ताबानी से महरूम होने लगती हैं, और उनको लाजमी ज़रूरत होती है कि आप नई तवानाई दें। अगर आप लॉ ऑफ एंट्रोपी को कबूल कर लेते हैं तो आदमी जवानी में भी मर सकता है, अपने ख़यालात के एतबार से, अपने तसव्वुरात के एतबार से, मुआशरे भी मर जाते हैं। तो मुआशरे को मुसलसल एक नई तवानाई चाहिए होती है। मुआशरा नई तवानाई के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता, और ये नई तवानाई उसको उस मुआशरे के जो अहले इल्म होते हैं, मुसन्निफ़, वो पहुँचाते हैं। आप देखिए कि दुनिया का कोई भी इस वक्त मुआशरा जिसको आप उसकी मिसाल लें कि वो मुआशरा आप कहें कि ये ज़िंदा मुआशरा है, मिसाली मुआशरा, बेशक न समझे, क्योंकि मिसाली मुआशरा दुनिया में आज तक वजूद में नहीं आया। मिसाली मुआशरे का जो ख्वाब है ये सिर्फ ख्वाब है, यूटोपिया जिसको कहते हैं, वो अफलातून की यूटोपिया हो या बाद की जो एक लिखी हुई यूटोपिया। यूटोपिया हमेशा एक, चूँकि यूटोपिया एक नाकाबिले हसूल एक तसव्वुर है, उसके लिए आप कोशिश करते हैं, वो पूरी तरह हासिल नहीं होता। लेकिन किसी मुआशरे को जब ज़िंदा मुआशरा कहते हैं उसमें सबसे ज़्यादा किताबें पढ़ी जाती हैं। आप सोच नहीं सकते कि ये जिन मुआशरों को, मगरिब के बहुत से मुआशरे हैं, उनसे आप बाकी जगहों पे इख्तलाफ करें, लेकिन आप देखते हैं कि वहाँ लाखों की तादाद में, कहीं 15 लाख है, कहीं 20 लाख है, इतनी तादाद में हर साल किताबें छपती हैं। वो क्या करती हैं? वो किताबें उन मुआशरों को तवानाई फराहम करती हैं। अगर किसी मुआशरे में किताबें नहीं पढ़ी जाती, किताबें छपती ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा लोग पढ़ते नहीं हैं, तो वो मुआशरा मुर्दा मुआशरा है। तो अदीब का काम ये है कि वो मुआशरे की क्या, जो हर कल्चर में कुछ मुर्दा क़ुव्वतें भी होती हैं, हर कल्चर में कुछ तौहीमात भी होते हैं, हर कल्चर में कुछ इंसान कुछ, यानी ये जब हम कहते हैं कि हमारा जो कल्चर है, हमारा जो मुआशरा है, क्या ये एक हमारा कल्चर कोई ऐसा कल्चर है जिसमें सिर्फ़ अच्छी अक़दार हैं? ऐसी भी चीज़ें मौजूद हैं जो जिनको आप अक़दार नहीं कह सकते, जिनको आप कह सकते हैं कि वो एक इंसान दुश्मन और इंसान कुश अनासर हैं। तो अदीब को, ये अदीब से अगर हम कोई सवाल करते हैं कि वो उसने जिस कल्चर को पेश किया तो उसमें उस कल्चर की किन कुव्वतों को पेश किया है, क्या मुआशरे को एक उसने जो तवानाई है, एक ज़िंदगी है। मतलब देखें, ज़िंदगी एक ऐसी चीज़ है जिसको सेलिब्रेट करना चाहिए, ज़िंदगी का जश्न, ज़िंदा होने का, कि हम ज़िंदा हैं। हमारा एक मतलब वन टाइम ट्रिप है, हम ज़िंदगी में एक ही दफ़ा आए हैं। तो हमें ज़िंदा होने के अमल को, कि हम ज़िंदा हैं, मौजूद हैं, इस दुनिया में मौजूद हैं, अपने ख़ानदान के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने इर्द गिर्द परिंदे, माहौल, इस जगह मौजूद हैं, यहाँ मौजूद हैं। तो इस ज़िंदगी को एक मसरत के साथ महसूस करना, तो राइटर का ये काम है कि वो इन छोटी छोटी जो ज़िंदगी बख्श क़ुव्वतें होती हैं उनको वो पेश कर रहा है कि नहीं। तो मेरे ख्याल है उसको ये ना कि कल्चर की किस तख्लीकी क़ुव्वत को पेश कर रहा है। जो वैसे ऐसे अदीब हैं जो कल्चर की उन क़ुव्वतों को पेश करते हैं जो एक बहुत एक नुकसानदेह चीज़ें होती हैं, उनको भी वो पेश कर देते हैं।